गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग को ये जानकारी है कि क्लास 10 के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हो गया है, जिसमें आज हम मैथ्स के सेट 1 जो ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन है उसका आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिसमें हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, जो बोला है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 140 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 140 को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि एलसीएम करते हैं। तो 140 लिखने के बाद हम लोग एलसीएम कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 से 3 14, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 1 निकला 5, 10 बन गया, 2 पचे 10। उसके बाद हम लोग काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, और यहाँ से फिर इसको काट देंगे 7 एकम 7। यानी कि जो हम लोग का 140 का अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुने 5 गुने 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जो आपका ऑप्शन सी है, वह पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी? तो ये संख्या विषम संख्या होगी, क्योंकि 6q तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो ये दोनों में कॉमन 2 नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए ये संख्या दूसरा का विषम होगा। आपका आंसर विषम संख्या होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये 5 + 2 √3 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 जो है आपका ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हम लोग को अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से a बराबर bq + r होता है। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, जो कि आपका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पांचवा क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल यदि किसी बहुपद का कोई बहुपद है का योग तथा गुणनफल दिया है, योग q है और गुणनफल -q है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है जनरली कि x² माइनस शून्यकों का योग गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो जनरली x² माइनस शून्यकों का योग हम लोग को दिया हुआ है 3, तो 3 को x से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल हम लोग का -2 है। तो यहाँ से x² माइनस 3x प्लस -2, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 2, जो कि आपका ऑप्शन सी आंसर है। यानी किसी कोई भी बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ हो, गुणनफल दिया हुआ हो, तो उसका फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी फार्मूला से हम लोग शून्यकों का योग दिया हुआ रहने पर और गुणनफल दिया हुआ रहने पर हम लोग कोई भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। और 6 क्वेश्चन बोला है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो जनरली px की शून्यकों की संख्या देखें तो एक अक्ष में कितना बार ये रेखा कटा हुआ है, तो 1 2 3, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा। छठा क्वेश्चन का आंसर डी। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है बहुपद 4u का स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा, तो शून्यक 4u का स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक निकालना है। तो इसके बराबर में हम लोग क्या करेंगे, 0 दे देंगे, और यहाँ से 4u को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, u बचेगा, और यहाँ बचेगा 2, और बराबर में 0, क्योंकि 4u को u से गुना करेंगे 4u² हो जाएगा, और 4u को 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8u हो जाएगा। अब जनरली 4u बराबर 0 हो जाएगा आपका, और u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 जो है 4u के लिए है, और ये u प्लस 2 के लिए भी 0 है। जनरली 4u और 4u को हम लोग कॉमन निकाल लिए हैं यहाँ से, 4u² प्लस 8u से, तो 4u को कॉमन निकालते हैं, u बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा आपका। उसके बाद 4u बराबर में 0 और 4u प्लस 2 बराबर में 0, तो u बराबर निकालेंगे तो 0/4 हो जाएगा, और u बराबर निकालेंगे तो 0/4 हो जाएगा, क्योंकि u जहाँ पे वहीं रहेगा और 0 जहाँ पे वहीं रहेगा, और u के कोफिशिएंट 4 है, वो बराबर के उधर जाएगा तो बटम चला जाएगा, और इसको हम लोग काटेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से u बराबर अगर यहाँ निकालते हैं तो +2 बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 0 और -2।
0 और -2 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन ए तथा सी दोनों होगा, डी, यानी कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सी है, तो ए तथा सी दोनों होगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो निम्न में से सही कथन सुनिए। तो जनरली तीनों रेखाएं बराबर है, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 के। तो ये जो रेखा है ये संपाती रेखा है, और संपाती रेखा में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो ये उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 9 क्वेश्चन क्या और आते हैं, तो 9 क्वेश्चन बोलता है हम लोग का कि समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखा है, कौन सी रेखा है ये। तो यहाँ से जनरली 6x है, तो 6x को हम लोग लिख सकते हैं, 6x है तो a1 बराबर 6, b1 बराबर -2, c1 बराबर 9, उसी प्रकार से a2 बराबर 3, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 12। तो फार्मूला होता है a1 बाई a2, यानी कि a1 बाई a2 फार्मूला हम लिखेंगे तो 6/3 कॉमा b1 बाई b2, तो b1 में -2 और b2 में -1, c1 बाई c2 यानी कि 9/12, 3 दूना 6 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 तिहाई 9 और 4 तिया 12, तो 2 बराबर 3/4, यानी कि ये इन दोनों के बराबर में नहीं है। तो a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और c1 बाई c2 जो है इन लोगों के बराबर नहीं है, इसलिए रेखा जो होती है समांतर रेखा होती है, तो ये उसका ऑप्शन 9 का बी होगा, समांतर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, तो इसका हल क्या होगा, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन 1 बनाएंगे इसको, और x माइनस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन 2 होगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस x कट जाएगा, और यहाँ पे 2y हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। तो y बराबर निकालेंगे तो 4/2, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, और समीकरण 1 में y के मान को रख देंगे, तो x प्लस y का मान 2 है और बराबर में आपका 6 है, तो x बराबर निकालेंगे तो 6 और प्लस 2 उधर गया तो -2, तो x बराबर आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि y बराबर 2 आया और x बराबर 4 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2, 4 सी है, ये 10वां क्वेश्चन का सी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हम लोग को इस पर चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जिसका रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का रहता है, तो उसको हम लोग, यानी कि जिसका फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जो द्विघात समीकरण कराता है, जिसका रूप ax² प्लस bx प्लस ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 अगर रहेगा तो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हम लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जांच करना है कि किसका रूप इस प्रकार से है, जिसका रूप इस प्रकार से होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ए है, उसको हम लोग बनाते हैं, तो x को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और x को 3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3x हो जाएगा, और बराबर में x² माइनस में 7 है, तो x² माइनस 3x, और बराबर को हटाएंगे तो प्लस x² माइनस x² हो जाएगा, और -7 प्लस 7 हो जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखो प्लस x² और माइनस x² कट जाएगा, तो यहाँ पे -3x और प्लस 7 है, ये लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन का चेक करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में x² माइनस 5x है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कहने का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर a² प्लस b 2ab, यानी कि 2x प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पे है हमारा x² माइनस 5x। इसको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है,
अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक बराबर को हटा देंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5x प्लस 5x हो जाएगा और बराबर में आपका 0। अब यहाँ से ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। एक्स स्क्वायर का पहले कुछ नहीं, इसका मतलब छिपा हुआ प्लस है। यहाँ पे 2x बच गया और यहाँ 5x बच गया, जो द्विघात समीकरण ये भी नहीं है। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है हम लोग का x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो x + 1 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x और माइनस में 2 तिया 6। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर को हटा देंगे तो प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 6 और बराबर में 0। जनरली यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2x ये कट जाएगा, प्लस माइनस 2x कट जाएगा, प्लस 1 और प्लस 6 यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 7 बराबर में 0। यानी कि ये मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 0 गुने एक्स और प्लस में 7 बराबर में 0, यानी कि इसको हम लोग ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है 11 क्वेश्चन का, जो आपका ये कहलाएगा। चलिए हम डी ऑप्शन को भी चेक करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उधर को चेंज करने की आवश्यकता है हम लोग को। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी कि 2 दूना 4x प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 दूना 4 और इधर बराबर में इधर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब बराबर को हटाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा और बराबर में आपका 0 आ जाएगा। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ 3x और यहाँ 4x बच गया तो 7x हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 और माइनस 4 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस 3 बच जाएगा, जो द्विघात समीकरण नहीं है। और हम लोग जांच किए थे तो हम लोग को ये सी ऑप्शन जो है द्विघात समीकरण था, तो 11 का सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, यानी कि इसका मूलों की प्रकृति क्या है। यानी कि हम लोग डी बराबर निकालेंगे, जिसको हम लोग विविक्तर बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ए बराबर हम लोग को हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 1 और सी बराबर हो जाएगा -1। और हम लोग जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान -1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 4 एकम 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 और 4 और 1 को जोड़ देंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो डी का मान 5 आया, तो इसका मूल जो है वास्तविक है, लेकिन ये असमान है क्योंकि डी का मान 0 नहीं है। अगर डी का मान 0 आता तो वास्तविक होता और समान होता, लेकिन डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल तो वास्तविक है, लेकिन क्या है, ये असमान है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 12 का ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी जो है बड़ा होगा 0 से। ये इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा, यानी कि डी का मान निकालना है। तो ए बराबर देखेंगे तो ए बराबर हम लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और बी बराबर दिखा लेंगे तो हम लोग यहाँ पे -x है, यानी कि एक्स के गुना में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके साथ में। और उसके बाद सी बराबर निकालेंगे तो सी बराबर कितना है, 3 है। और हम लोग यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। या बी का मान -1 है तो 1 -1 का स्क्वायर -4a, ए का मान 1 और सी का मान
3, तो ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि डी का मान जो हम लोग को आएगा वो क्या आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा माइनस में होगा। तो हम लोग का डी बराबर क्या आया, -11 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवां पद निम्न में से चुने, तो एनवां पद कौन होगा। जनरली ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवां पद क्या होगा, ये फार्मूला होगा इसका ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। 30वां पद क्या होगा, अगर यहाँ से हम लोग अगर लिखें तो ए बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और डी बराबर निकालेंगे तो 7 माइनस 10, यानी कि डी का मान जो हो जाएगा हम लोग का वो -3 आ जाएगा। और हम लोग को 30वां पद निकालना है, यानी कि ए 30 निकालना है, ए 30 निकालना है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में 29 डी, ए प्लस में 29 डी लिख सकते हैं। और हम लोग को 30वां पद निकालना है, तो ए 30 बराबर में ए का मान 10 प्लस 29 और डी का मान है -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 29 का 29 58, 29 या 87, और ये 87 में से 10 को घटाएंगे तो 77 बचेगा, लेकिन क्या आएगा माइनस में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। जैसे कि हम लोग को 30वां पद निकालना था, तो ए 30 बराबर में ए प्लस 29 डी लिख सकते हैं, और इस ए पी से हम लोग को ए बराबर 10 है और डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10, जो डी का मान क्या निकला -3 निकला। और हम लोग ए 30वां पद निकाल रहे हैं, तो ए 30 को ए प्लस में 29 डी लिख सकते हैं, और ए का मान 10 है और 29 लिखेंगे, और 29 और डी के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है गुना है, और डी के मान को बैठा देंगे और 29 और -3 को गुना करेंगे तो 29 या 87 आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 87 में से 10 को हटा देंगे तो 77 बचेगा, माइनस होगा क्योंकि बड़ा संख्या के पहले क्या है माइनस का चिन्ह है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 है, यानी कि ए एन बराबर दिया हुआ है आपका 78, ए एन बराबर 78 दिया हुआ है, ए बराबर 3 दिया हुआ है, यहाँ से लिख लेंगे ए बराबर 3, और डी बराबर यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हम लोग देखें ए का मान, तो ए का मान 3 है, प्लस एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है -1 इंटू डी, डी का मान क्या है 5 है, और हम लोग का ए एन का मान दिया हुआ है 78, तो 78 बराबर में 3 प्लस ये 5 एन हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, 5 एन के साथ गुना तो 5 एन, और 5 एक के साथ हो जाएगा तो गुना 5। अब यहाँ से 78 बराबर 3 प्लस में 3 है और यहाँ पे माइनस में 5 है, तो इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो +3 और -5, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 घटाएंगे तो हम लोग को 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, और प्लस में यहाँ आपका है 5 एन। अब 5 एन बराबर निकालेंगे तो 78 जहाँ पे वहीं रहेगा, और -2 जो है 78 की तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 5 एन बराबर जो है ये 80 हो जाएगा, 78 और 2 80, और एन बराबर निकालेंगे तो 80/5, अब 5 से भाग दे देंगे तो 16×5 = 80, यानी कि एन का जो मान होगा वो आपका 16 आ जाएगा, तो एन बराबर 16, तो 16वां पद जो है 78 होगा, 16वां पद, ऑप्शन बी 17 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग का है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में पहुँचे थे, और क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है हम लोग को कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो दो समरूप त्रिभुज हैं और उनकी भुजाएं का जो अनुपात है 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज एरिया ऑफ 1 और त्रिभुज एरिया ऑफ
2 इज इक्वल टू 4/9 के वर्ग कर देंगे हम लोग। तो चर्चाओं का 16 और 9वां 81, यानी कि 16 अनुपात क्या हो जाएगा आपका आंसर 81 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया हुआ है, AC बराबर दिया हुआ है और BC बराबर दिया हुआ है, तो कौन B है? तो कौन B का मान क्या होगा? तो एक सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं और देखते हैं मानव को बैठा करके। A जिसमें B को हम लोग समकोण कर दे रहे हैं और C AB बराबर हम लोग को दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल करके देखते हैं। अगर ये हो जाएगा तो B का कोण का मान कितना हो जाएगा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। AC बराबर 12 है और BC बराबर 6 है। अगर देखिए ये जनरली कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और अगर अभी हम लोग वर्ग करते हैं आधार को और लंब को वर्ग करके जोड़ते हैं तो आधार का वर्ग हो जाएगा 6 छके 36, और अगर इसका वर्ग करेंगे हम लोग तो 6 वर्ग हो जाएगा तो 6 छके 36, 6 का वर्ग हो जाएगा 6 छके 36 और √3 का वर्ग होगा तो 3, 3 छक 18 के 8 और 3 तिहाई 9 और 1 10, और यहाँ पे है आपका 36, और ये 36 और 108 को जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, जो 12 के वर्ग के बराबर है। तो यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो है आपका समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें कोण B का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है मूल बिंदु से बिंदु P 3 4 की दूरी, 3 और 4 की हम लोग को क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट देंगे हम लोग, और अंडर रूट देने के बाद जनरली 3 क्या बोला है हम लोग को कि 3 और 4 की दूरी, तो 3 का वर्ग कर देना है और उसमें 4 के वर्ग करके जोड़ देना है। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, और 16 का क्या हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये 5 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? तो इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान इसमें हम लोग देखेंगे, x1 का मान 2 है, तो 2 और प्लस x2 का मान 4 है, प्लस 4 बटा 2, और इसमें अगर y में जाते हैं तो y1 का मान हम लोग का 5 है और y2 का मान 7 है, बटा में 2। तो ये 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, बटा में 2 है, 5 7 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, बटा में 2 है, 2 तिया 6 और 2 छके 12, जो कि 3,6, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला हुआ है कि 2 sin A बराबर sin 2A हो तो A का मान क्या होगा? जनरली 2 sin A बराबर दिया हुआ है, 2 sin A बराबर sin 2A, तो 2 sin A बराबर फार्मूला होता है, A sin 2 बराबर फार्मूला होता है 2 sin A इंटू कोस A। तो ये 2 sin A और 2 sin A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग को इधर क्या बचेगा, कोस A बराबर में क्या बचेगा 1, कोस A बराबर में 1 बचेगा। तो कोस A बराबर, इसको 1 को हम लोग कोस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। ये कोस से ये कोस कट जाएगा और A का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ पे थे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी होगा, तो इसका डी, एक का कोण ए का मान जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला हुआ है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो ऐसा रहेगा तो हमेशा उसका मान क्या होता है 0 होता है। ये कोस 48 डिग्री है, माइनस में साइन जो है 42 डिग्री है, तो कोस 48 डिग्री है तो इसको 90 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, 90 डिग्री
माइनस 90 डिग्री में से अगर हम लोग 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 डिग्री बचेगा, और माइनस में यहाँ पे साइन 42 डिग्री है। तो ये कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, जिसमें क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री, और माइनस में इधर भी क्या है आपका साइन 42 डिग्री। तो ये दोनों को घटाएंगे क्या बचेगा, 0। तो माइनस में रहता है तो इसका आंसर 0 आता है, और बटा में रहता है तो 1 आता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5, और हम लोग को यहाँ से याद करना पड़ेगा लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 है, एल बराबर 3 दिया हुआ है, और कर्ण बराबर 5 दिया हुआ है। हम लोग क्या निकालेंगे, आधार। तो आधार बराबर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 पचे 25, माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 3 तिहाई 9 का अंडर रूट। तो 25 और 9 को घटाएंगे तो 16 बचेगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। यानी कि आधार जो निकल जाएगा हम लोग का 4 निकल जाएगा। लंब 3 है, कर्ण 5 है, आधार 4 है। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है साइन कोस, और कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। और आधार क्या है आपका 4, और कर्ण क्या है 5। तो 4 बटा क्या हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 25 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मानते हैं कि धरती पर मीनार जो है इस प्रकार से खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। 15 मीटर क्या है, पाद बिंदु से दूर है 15 मीटर। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो जनरली मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है, ये याद करना है। हम लोग मान लेते हैं इसको ए बी सी। तो यहाँ देखेंगे तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं लाल बटा कक्का में, तो साइन कोस टेन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, और टेन थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है। टेन थीटा का मान 60 डिग्री है, और लंब जो है आपका लंब है h, और आधार जो है 15, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर में h बटा 15। और यहाँ से h बराबर निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 15 √3 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा वो 15 √3 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है 26 का, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण पी क्यू पी आर का मान होगा। जनरली पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है तो इसका मान दिया हुआ है, और हम लोग को क्या करना है, एक में क्यू पी आर यानी कि पी का मान होगा पी समकोण को, हम पी को हम लोग को समकोण लेना है। तो हम लोग सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर, क्यू क्या है इसमें समकोण है, इसका मान कितना है 90 डिग्री। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण क्यू पी आर यानी कि इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान निकालना है। तो इस कोण का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार लंब, और ये कर्ण ही रहेगा। तो जनरली आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हम लोग देखेंगे लाल बटा कक्का से। तो लाल बटा कक्का से देखते हैं तो आधार बटा कर्ण जो फार्मूला है वो साइन कोस थीटा का फार्मूला है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि 3/6। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा, जनरली अगर इसका बात किया जाए तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो कोस थीटा बराबर में 1/2। अब यहाँ पे कोस थीटा बराबर में 1/2 को कोस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और ये कोस से कोस कट जाएगा, और थीटा का जो मान बचेगा वो 60 डिग्री बचेगा। तो हम लोग का थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि कोण पी जो है वो 60 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन
सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है? अनंत होती है। इसको रट लीजिएगा। जैसे वृत्त है तो स्पर्श रेखाएं इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बोलता है हम लोग कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई याद करना है। तो जनरली 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ बिंदु O है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P मान लेते हैं इस जगह पे है, और क्या है यहाँ पे? स्पर्श रेखा है। और यहाँ Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। जनरली यहाँ पे क्या है? समकोण है। ये क्या है? ये समकोण। तो यहाँ ये जनरली ये हो जाएगा। अगर इसको हम लोग समकोण त्रिभुज माने तो आधार इसको मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, या फिर इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। तो हम लोग को किसका मान निकालना है? मान लेते हैं कि आधार का मान निकालना है। तो आधार का मान निकालना है तो 12 का वर्ग करेंगे 144, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब ये दोनों में से घटा देंगे, 14 में से 5 गया तो 9, 13 में से 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे क्या है? 1, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 119 है, जो कि आपका ऑप्शन डी है। यही आपका आंसर होगा 29 का डी। तो जनरली जो हम लोग का 119 आया, ये हम लोग का मान आया, इसका आधार का PQ बराबर आया। हम लोग को इसमें हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला होता है लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो उस फार्मूला से हम लोग इसका मान को याद कर सकते हैं। तो P स्पर्श रेखा है, जहाँ पे स्पर्श करती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनती है, इसलिए 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो 90 डिग्री कोण हो जाएगा तो इसको हम लोग लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिससे हम लोग PQ का मान निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 बच जाएगा, और ये अंडर रूट में 119 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 30 क्वेश्चन है, बोलता है यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। कोई वृत्त है और वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं, मान लेते हैं कि इस प्रकार से वृत्त है, और इसमें एक स्पर्श रेखा ऐसे है और एक स्पर्श रेखा ऐसे है। जनरली यहाँ पे T है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे Q है, और क्या बोलता है कि कोण POQ 110 डिग्री है। यहाँ पे मूल बिंदु है, कोण POQ कितना है? 110 डिग्री है, 110 डिग्री। तो जनरली ये कोण और ये कोण का योग जो होता है, ये दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जनरली इसके पास 110 डिग्री है, तो कितना बचेगा 180 में? यहाँ पे 70 डिग्री बचेगा। तो इस कोण का मान कोण जो है PTQ जो हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, और त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हम लोग फार्मूला जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा जनरली थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है, कट गया था। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर है, और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है? 60 बटा में 360 गुने पाई का मान 22/7, और आर का मान 14। तो 14 आर का स्क्वायर है तो 14 गुने 14 हम लोग लिख सकते हैं। ये 7 दूना क्या हो जाएगा? 14, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 छके 36, यानी कि 60 को 6 मरतबा गुना करेंगे तो 360 आएगा, यानी कि 60 से 6 मरतबा 360 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 तिया 6, और ये 22 को हम लोग 14 से गुना कर देंगे तो 14 दूना 28 के 8, और 14 दूना 28, और 2 कितना हो जाएगा? 30, और बटा में 3, यानी कि 308 बटा में 3 क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, मीटर में रहता है तो मीटर स्क्वायर रहता है, तो 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है आपका ऑप्शन डी, इसका फार्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि
त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, थीटा का मान p है तो p बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू पी बटा 360 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है? तो जनरली अगर हम लोग देखें तो R1 का मान 19 सेंटीमीटर है और R2 का मान देखें तो 9 सेंटीमीटर है। R2 बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो जनरली हम लोग की उस वृत्त की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि R3 का वही मान निकालना है। तो दो वृत्त की परिधियों के योग के बराबर तीसरी वृत्त की परिधि है। तो दो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब वृत्त की त्रिज्याओं का मान जो है अलग अलग दिया हुआ है, तो R1 दे देंगे और दूसरी वृत्त की परिधि का 2 पाई R2 दे देंगे, क्योंकि R का मान क्या है? अलग अलग है। तो तीसरी वृत्त की परिधि क्या होगी? तो 2 पाई R3। जनरली यहाँ से 2 पाई और 2 पाई को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 प्लस में R2 और बराबर में यहाँ पे है 2 पाई R3। तो ये 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा। R1 का मान 19 है और R2 का मान 9 है, बराबर में यहाँ पे R3। तो 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 और बराबर में क्या है? R3, यानी कि जो तीसरी वृत्त की त्रिज्या होगा वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 28 सेंटीमीटर आपका आंसर है, जो बी है ऑप्शन। तो दो वृत्त की परिधियों के योग के बराबर तीसरी वृत्त की परिधि थी और दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई थी, तो तीसरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना था। दो वृत्त की परिधियों का योग किए और तीसरी वृत्त की परिधि जो है कि दो वृत्त की परिधियों के योग के बराबर था और R1 का मान दिया हुआ था, R2 का मान दिया हुआ था और R3 का मान निकालना था। तो ये 2 पाई को कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो R1 बचा और यहाँ R2 बचा और ये 2 पाई से 2 पाई कट गया। R1 का मान 19 और R2 का मान 9 और ये यहाँ है R3। तो ये 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी कि R3 का मान कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो जनरली इस प्रकार से बड़े लंबा चीज़ को ज्ञात करना हो तो ये तीनों के वर्क करके अंडर रूट कर देना है और जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, 12 का वर्क कर देंगे प्लस में 9 का वर्क कर देंगे प्लस में 8 का वर्क कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। 12 का वर्ग कितना होता है? 144, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64 और ये तीनों को जोड़ देंगे। 4 1 5, 5 4 9, 6 8 14, 14 4 18 के 8, हाथ में 1 1 1 2, 289 और 289 जो है 17 का वर्गमूल होता है। 17 का वर्ग होता है, यानी कि 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जनरली एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करना है। शंकु की जनरली एक शंकु को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, मान लेते हैं शंकु ऐसे बनाए, ये शंकु है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये ऊंचाई हो गया और ये त्रिज्या हो गया। तो शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका मान 12 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 10 सेंटीमीटर। व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी कि एल का मान निकालना है। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय में आएंगे तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण बराबर यानी कि एल बराबर जो होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 5 का वर्ग करें तो 25। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9, 4 2 6, यहाँ 1, यानी कि 169। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, जो कि सॉरी, तो ये 169 आया अंडर रूट में और 169 जो है वो 13 का वर्ग होता है, यानी कि अंडर रूट 169 का वर्गमूल जो है 13 आ जाएगा। तो आपका 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगा, जो कि आपका आंसर जो है ऑप्शन ए है, शंकु की
त्रिज्या की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है ये बोलता है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। जनरली शंकु को गोला के आकार में बदल दिया जाता है। शंकु को किस आकार में बदल दिया जाता है? गोला के आकार में बदल जाता है। तो गोले की त्रिज्या, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो बराबर होगा गोले का आयतन बराबर। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अब जनरली 1/3 पाई और आर का जो मान है, त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 10, त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आर का मान 6 हो जाएगा और एच 6 का आर स्क्वायर हो जाएगा और एच का मान जो है 24 है, बराबर में 4/3 और यहाँ पे पाई है गुने, यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है? जनरली शंकु की त्रिज्या निकालना है, गोले की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ से पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। जनरली यहाँ पे देखें तो ये 6 छके 36 गुने में 24 और बराबर में यहाँ बचेगा 4 आर का क्यूब। तो आर क्यूब बराबर निकालेंगे तो 36 गुने 24 जहाँ पे वहीं रहेगा और आर क्यूब की तरफ 4 है तो बराबर के इधर जाएगा तो नीचे बटा में चला जाएगा और ये 4 छके 24 हो जाएगा और ये 6 छके 36 के 6 6 त्रिक 18 और 3 हासिल था तो ये 21 हो जाएगा। तो आर का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 216 और क्यूब जो है कि बराबर के उधर जाएगा तो 216 में अंडर रूट बन जाएगा। अब ये जो है कि क्यूब रूट बनेगा, क्यूब रूट, और 6 का जो घन होता है वो 216 होता है। तो जनरली 216 का घनमूल जो हो गया वो 6 हो गया, जो कि गोले की त्रिज्या हम लोग को प्राप्त हो गया 6 सेंटीमीटर। जनरली गोले शंकु को जो है गोले में बदल दिया गया था, तो शंकु का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। अब जनरली शंकु की त्रिज्या दी हुई थी और हम लोग को गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो दोनों फार्मूला बैठा करके हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो हम लोग को आर बराबर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है, सी। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है? तो 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसे कि वर्ग अंतराल और जो है कि संचयी बारंबारता के बीच में जो रेखा खींचा जाता है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो जो माइनस में रहती है उस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन जो है कि बी होगा। अब ये जो है कि पी ई बराबर 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता निकालना हो तो ई नहीं की प्रायिकता से 1 में से 0.05 को घटा देना है। तो आप इसको घटाइएगा तो 0.95 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। यानी कि आज हम 40 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन दे दिए हैं। आप लोग इसी प्रकार से वॉच कीजिए और सजेशन को दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा सब्जेक्टिव सेट का भी हम सॉल्यूशन कर देंगे, मैथ्स का और साइंस का भी सॉल्यूशन कर देंगे। इसी प्रकार से देखते रहिए चैनल को।